ओके, सो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और बेसिकली सबसे स्टार्टिंग में हम अपने एमसीक्यू पर ज़्यादा फोकस करेंगे, लेकिन वो भी इम्पोर्टेंट है पीडीएफ के लिए, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में वो आपको बताया है। ओके, चलो फर्स्ट क्वेश्चन है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार बौद्धिक क्रियाशीलता में सीमाबद्धता वाले व्यक्ति को संबोधित करने का उचित तरीका क्या है? मानसिक मंदित है, बौद्धिक रूप से विकलांग व्यक्ति है, मानसिक विकलांग है, व्यक्ति जिसे बौद्धिक अक्षमता है। तो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार बौद्धिक क्रियाशीलता में सीमाबद्धता वाले व्यक्ति को संबोधित करने का उचित तरीका क्या है? सो बेस्ट यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा वो हमें बताना है। सो देखो, दिव्यांगजन, दिव्यांगता हम उस व्यक्ति को कहते हैं जो व्यक्ति या तो आँखों की दृष्टि से देख नहीं सकता, ओके, दृष्टि बाधित है, या फिर कोई सुन नहीं सकता, उसे कहते हैं श्रवण बाधित। तो इन सबको हम दिव्यांगजन की कैटेगरी में रखते हैं। अब देखो, अगर हम किसी को ये कहें तो अंधा है, ये तो बहरा है, तो ऐसे जो शब्द होंगे ना उस बंदे को बहुत ज़्यादा खटकेंगे, बहुत बुरा फील होगा उसे। अगर कोई बंदा है और हमें दिख रहा है कि वो इस टाइप्स का है, तो दूसरे बंदे को नहीं पता, तो हम उसे कह सकते हैं कि ये दिव्यांग है बालक और इसे दृष्टि बाधित है, या फिर ये श्रवण बाधित से जूझ रहा है भाई, सेम प्रॉब्लम है। तो तब उस समय उस बालक को बुरा नहीं लगा। अब आप खुद अपने ऊपर मान के देखो, मानो अगर हम अंधे होते हैं, हमें सुनाई देता, हम बहरे होते हैं, कोई हमें कहे देखो अंधा जा, देखो अंधी जा रही है, देखो बहरी जा रही है, तो हमें कितना गिल्टी फील होता है, हमें कितना बुरा फील होता है कि नहीं होता है? वैसे तो जो बहुत बेकार लोग होते हैं ना, वे कुछ नहीं समझते, इसे जो कहना है वो कहता ही है। लेकिन इन सब के लिए यहाँ पे जो है ये शब्द रखा है दिव्यांग वाला, कि भाई किसी को भी आप ऐसे नहीं कहना दिव्यांग, उसे हम विकलांग की श्रेणी में कहेंगे कि ये दिव्यांग है। तो इस तरह से भाई सबके एक रिस्पेक्ट होती है, भले ही वो आपका अंधा है, दृष्टि बाधित है, श्रवण बाधित है, या फिर पैर से नहीं चल सकता, हाथ नहीं है उसके, सबकी अपनी अपनी एक रेस्पेक्ट होती है। ओके, सबका सम्मान करना है। इसलिए हमें इस तरह के व्यक्ति को किस माध्यम से सूचित करना है? सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा कि व्यक्ति जिसे क्या है, बौद्धिक अक्षमता है। सो यहाँ पे डी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, देखो ये इस तरह के व्यक्ति होते हैं, जो व्यक्ति जिसे बौद्धिक अक्षमता है, ये इस कैटेगरी में आएंगे। सभी अलग अलग जो है विकलांगता है, और कुछ बौद्धिक से भी, बुद्धि से भी, आईक्यू लेवल से भी विकलांग हम कह सकते हैं, वो होते हैं अक्षमता, यानी कि जो सामान्य बच्चों की श्रेणी में क्या होते हैं, पिछड़े हुए होते हैं। जो एक सामान्य बालक है, सही से सबके साथ खेलता कूदता है, मस्त तरीके से रहता है, लेकिन ये उन सामान्य बच्चों से क्या होता है, हटके होता है, इतना परिपक्व नहीं होता, इतनी रुचि नहीं लेता, इस तरह का। ओके, सो यही आपका व्यक्ति जिसे बौद्धिक अक्षमता है, इस कैटेगरी में रखेंगे। चलो नेक्स्ट देखो, इनमें से कौन सी विधि समावेशन के अनुरूप नहीं है? जो नहीं है वो हमें बताना है। विविधता को सराहना और महत्व देना, सब बच्चों में स्वाभिमान और सीखने के लिए आत्मविश्वास बढ़ाना, शारीरिक, सामाजिक और प्रवृत्ति संबंधी बाधाओं को दूर करो, श्रवण अक्षमता वाले बच्चों के लिए अलग विद्यालय का प्रावधान करो। तो इनमें से कौन सी विधि समावेशन रूप में नहीं आएगी? पहले समझो समावेशन का मतलब क्या होता है। भैया मैं बार बार बताती हूँ, समावेशन का मीन्स वह होता है, समावेशी हो या फिर समावेशन हो, इसका मीन्स यहाँ पे ये होता है कि सभी बालकों को एक साथ शिक्षा प्रोवाइड कराई जाए। एक कक्षा में 30 बच्चे हैं, 35 बच्चे हैं, 40 बच्चे, 45 बच्चे हैं, कितने भी बालक हैं, सभी बालकों का धर्म क्या है, अलग अलग है, सबके पेरेंट्स अलग अलग हैं, सबका वातावरण, रहन सहन, सबका धर्म, सबकी बोल भाषा, सबका नज़रिया, सबका व्यक्तित्व, सब दिखने में अलग अलग, कोई सुंदर है, कोई मीडियम है ना, सभी अलग अलग तरीके के यहाँ पे बच्चे होते हैं हमारे बीच में। तो हम उसे कैसे हैंडल करते हैं, उन्हें हम सबको एक समावेशन के रूप में, सबको हम एक ही कक्षा में और समावेशी के आधार पर सबको एक ही कक्षा में एक ही टीचर्स के थ्रू, जो जिसको पढ़ा रहा है सबको वही टीचर्स पढ़ाएगा, तो इस माध्यम से शिक्षा प्रोवाइड कराते हैं। तो यहाँ पे समावेशन के अनुरूप कौन सा सही नहीं है? तो विविधता को सराहना और महत्व देना, ये तो सही बात है। देखो, व्यक्ति विभिन्नता को देखते हुए सभी बच्चों को सम्मान देना, उनका महत्व, उन्हें महत्व देना, इंपोर्टेंस देना, उनकी सराहना करना सही बात है। और सभी बच्चों का जो स्वाभिमान है और जो सीखने के लिए आत्मविश्वास है, उसे बढ़ाना सभी बच्चों के प्रति। ये नहीं कि आप बच्चों में तुलना करें, कह रहे राम तुम नहीं सीख सकते, सीता तुम सीख सकते हो, गीता मेरा नेता, तुम कुछ नहीं हो, तुम ठप हो, ये बच्चा काफ़ी इंटेलिजेंट है, इस तरह भेदभाव नहीं करना है। सभी बच्चों का मनोबल बढ़ाना है, सही बात है। और
शारीरिक, सामाजिक और प्रवृत्ति संबंधी बाधाओं को भी उनसे दूर करना है। ओके, हमें उन्हें यहाँ मोटिवेट भी करना है सभी चीज़ों से। ओके, सो बेस्ट यहाँ पे आंसर जो रॉन्ग है वो क्या होना चाहिए कि जो श्रवण अक्षमता वाले बच्चे हैं उन्हें हम अलग विद्यालय में पढ़ाएंगे। श्रवण अक्षमता का मतलब है जो सुन नहीं सकते, जो श्रवण बाधित है, जो सुन नहीं सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हमारी क्लास में ऐसे भी बच्चे हैं जो सुन नहीं सकते हैं, जो देख नहीं पाते हैं या फिर जो चल नहीं सकते, इस तरह के बच्चों को हम ये कहेंगे टीचर्स लोग कि भैया इन्हें अलग अलग विद्यालय में पढ़ाओ, इनके लिए अलग स्कूल करो, यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, मेरी कक्षा में नहीं पढ़ेंगे, इन्हें बाहर निकालो, ये करो। तो भाई तुम टीचर हो, तुम्हारा ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए बच्चों के साथ में। ओके, तो ये चीज़ क्या है, यही आपकी गलत करती है, समावेशन के अनुरूप यही नहीं है। क्योंकि अगर वो श्रवण बाधित है, यहाँ पे बच्चा सुन नहीं सकता, तो आप उसे यहाँ पे ऐसी ही सामग्री टेप रिकॉर्डर वगैरह ओके प्रयोग कराइए। अगर वो सुन तो नहीं सकता लेकिन देख तो सकता है, तो आप उसे यहाँ पे ज़्यादातर संकेत और देखने वाली जो दृश्यात्मक जो यहाँ पे सामग्री होगी उसके अनुसार पढ़ाओ और उसी क्लास में वही टीचर पढ़ाए और अच्छा व्यवहार करो। इसलिए कहने की समावेशन के अनुरूप कौन सा नहीं है, तो डी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये भेदभाव क्रिएट कर रहा है, तुलना कर रहा है, कह रहा है कि इस बच्चे को बाहर निकालो, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों नहीं पढ़ाएगा भाई, क्यों नहीं पढ़ाएगा? ऐसे ही सैलरी ले रहे हो तुम गवर्नमेंट से। थर्ड क्वेश्चन है, राजन अपनी ही दुनिया में खोया हुआ प्रतीत होता है, वह दूसरे लोगों से नेत्र संपर्क नहीं करता और सारा दिन एक पंख के साथ में अकेले खेलता रहता है। राजन का यह व्यवहार निम्न में से किस प्रकार की ओर संकेत करता है? एक लड़का है राजन और अपनी ही दुनिया में खोया रहता है। राजन है, एक लड़का है, अपनी ही दुनिया में खोया रहता है। वह दूसरे लोगों से, दूसरे जो लोग हैं उनसे नेत्र आंखों से आंखें नहीं मिला सकता, उनके साथ आंखों से आंखें मिला के बात नहीं कर सकता, यानी कि झिझकता है, बोल नहीं पाता, मन नहीं करता उसका दूसरे के साथ बोलने का। और पूरे दिन वह सिर्फ और सिर्फ एक पंख है उसके पास में, पूरे दिन उसके साथ खेलता है। बताओ, जो कोई एक्टिव बच्चा है, सक्रिय जो बालक है, क्या वो पूरे दिन एक पंख से खेल पाएगा? नहीं, उसे तो भिन्न भिन्न वस्तुएं चाहिए होंगी खेलने के लिए, तभी तो वो खेल पाएगा, वरना बोर हो जाएगा एक पंख से तो वो। लेकिन राजन है वो ऐसा बच्चा जो अपनी ही दुनिया में खोया रहता है और किसी से कोई मतलब नहीं है। दूसरे बच्चे से ना तो वो आंखें मिला के बात करता है, ना ही उनके साथ में उसे बोलने का मन है, ना उनके साथ में पढ़ने का, लिखने का, विवाद करने का, संप्रेषण करने का, बातचीत करने का, विचार विमर्श करने का कोई मतलब नहीं। भाड़ में जाए बच्चे सब, ठीक है। इसे सिर्फ और सिर्फ अपने पंख के साथ खेल रहा है और चाहे कितनी देर हो गई पूरे दिन इसके साथ ही खेल रहा है। इस तरह के बच्चे को हम सौलीन कर्म, सौलीन यानी कि स्वम में ही विलीन है और से मतलब नहीं। तो ये क्या है, एक विकार है, एक विकार है। इस तरह के बच्चे होते हैं काफ़ी जो दूसरे के साथ बोलना पसंद नहीं करते या फिर दूसरे से दृष्टि आंखें नहीं मिला सकते, क्योंकि उनमें इतनी क्षमता ही नहीं है कि यह बातचीत कर सकें, दूसरे बच्चे के साथ संप्रेषण कर सकें, वाद विवाद कर सकें। तो इस तरह के बालक आपके सौलीन कर्म विकार के अंतर्गत आएंगे। आई होप समझ गए होंगे। ओके, सो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जो चीज़ मिलनी है समझाने की उस चीज़ पर मैं फोकस क्रिएट करूँगी। बाकी यहाँ पे हमारा 4 क्वेश्चन है। ओके, चलो। विषय वस्तु को पढ़ते समय शब्दों को हटाने, उलट कर लिखने और बदल कर लिखने में कठिनाई आना किस विकार की तरफ इशारा करता है? विमर्श वैकल्य है, वाचन वैकल्य है, गुणज वैकल्य, उत्साह वैकल्य। तो विषय वस्तु को पढ़ते समय यानी कि पढ़ते समय शब्दों को हटा दे रहा है, उलट दे रहा है, लिखने में कठिनाई हो रही, बदल दे रहा है। मानो कि यहाँ की लिखा हुआ है पढ़ाई, इस पढ़ाई को बच्चा क्या पढ़ रहा है? कढ़ाई पढ़ रहा है। लिखा हुआ है यहाँ पे मुझे, इसे बच्चा पढ़ रहा है तुझे। लिखा हुआ है वैसे, इसे बच्चा पढ़ रहा है जैसे तैसे। यानी कि शब्दों को उलट रहा है, पलट रहा है, लिखने में कठिनाई कर रहा है। लिखना यहाँ पे और कुछ है, लिख कुछ और रहा है। हम कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे कढ़ाई लिखो तो पढ़ाई लिख रहा है, कह रहे पढ़ाई लिखो तो कढ़ाई लिख रहा है, कुछ और लिख रहा है ना। और जो जहाँ पे है उन्हें अलग अलग कर देता है। तो यहाँ पे बच्चे में लिखने में कठिनाई आ रही है, तो किस विकार की तरफ इशारा कर रही है? मेनली क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही हम करीब क्वेश्चन के हैं, करीब है इसका आंसर। जब पढ़ने में और लिखने में त्रुटि फील होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है? आपका डिसलेक्सिया होता है। अब आप कहेंगे डिसलेक्सिया होगा, आप कहेंगे ऑप्शन में तो डिसलेक्सिया है ही नहीं मैम, अब क्या बता रहे हो आप? ठहरो ठहरो ठहरो, वाचन वैकल्य, वाचन को पढ़ना ही तो कहते हैं, वाचन को समझे कि नहीं? ओके, क्लियर है? तो भैया अगर डिसलेक्शन नहीं है, वाचन वैकल्य है, तो भी समझ जानी है लैंग्वेज।
तो जब बच्चा ऐसे उलट पुलट कर देता है ना शब्दों को, कि कह कुछ और रहे हैं कर कुछ और रहा है, कह कुछ और है कि ये पढ़ो पढ़ कुछ और रहा है, सुना कुछ और रहा है, कह रहे हैं कि ये लिखो लेकिन लिख कुछ और ही रहा है, क्या बात है भैया। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कठिनाई हो रही है। तो इस तरह के बालक को हम वाचन वैकल्य बालक कहेंगे, डिसलेक्सिया के अंतर्गत आएगा। गुणज वैकल्य बालक वह होता है जो गणित में कमज़ोर होता है, गणित के सम्स को सॉल्व नहीं कर सकता, वो होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखो, द एबिलिटी टू थिंक अबाउट समथिंग इन अ न्यू एंड अनयूजुअल वे एंड टू फाइंड यूनिक सॉल्यूशंस टू सॉल्व द प्रॉब्लम इज कॉल्ड व्हाट। किसी चीज़ के विषय में नूतन तथा साधारण रूप से सोचना और समस्या के निदान के लिए अनोखे समाधान ढूंढने की क्षमता क्या कहलाती है। आवेगशीलता है, प्रतिवर्तनता है, अतिक्रियाशीलता है, सृजनात्मकता है। तो यहाँ पर है नूतन। नूतन है यहाँ पे, एक लड़की का नाम है नूतन और वह किसी विषय पर कोई चर्चा विचार विमर्श करना चाह रही हैं। किसी चीज़ के विषय में नूतन तथा साधारण रूप से सोचना समस्या के निदान के लिए अनोखे समाधान ढूंढने की क्षमता क्या कहलाएगी। आप सबको पता है यह चीज़ यहाँ पे हमारी क्या कहलाएगी, क्रिएटिविटी कहलाएगी, सृजनात्मकता कहलाएगी। ओके, मानो कि इस नूतन के पास में कोई समस्या है और इसका ये निदान अलग अलग माध्यम से ढूंढने की कोशिश कर रही है, निरंतर यह सोच रही है, निरंतर तर्क वितर्क कर रही है, निरंतर समाधान ढूंढने की क्षमता, उसकी एबिलिटी यह खोज रही है। तो यह चीज़ यहाँ पे क्या होगी, सृजनात्मकता के थ्रू आएगी। सृजनात्मकता जिसे हम मौलिकता भी कहते हैं और यहाँ पे अपसारी चिंतन भी कहते हैं। इसमें बच्चा तर्क करता है, वितर्क करता है। मानो यहाँ पर कि हम एक छोटे बच्चे को हम छोटे बच्चे के हाथ में हमने गेंद दी, तो एक बालक ऐसा होता है कि उस गेंद से भिन्न भिन्न प्रकार के गेम खेल सकते हैं। एक तो गेंद से वह यहाँ पे जो है क्रिकेट के माध्यम से खेलते हैं, देखता है तो ऐसे बोलेगा कि चलो आप बैठ लो, मैं ऐसे आपको वॉलीबॉल, यानी कि मैं बच्चा अपनी भाषा में बोलेगा कि चलो आप लो ये यहाँ पे बैट, कुछ भी कह सकता है, और मैं ऐसे गेंद को फाँकूंगा, आप जो है इस पर ठीक है मारना। तो इस तरह से वही बच्चे की अपनी अपनी भाषा, इस वजह से मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो और फिर वो इससे और भी गेम खेल सकता है कि चलो हम गेंद को ऐसे उछाल के खेलेंगे कि मैं ऐसे उछालूंगा आप पकड़ोगे, या फिर बच्चा जो है गेंद को ऐसे दीवार पर यूँ ऐसे फाँक के उसे पकड़ने की खुद स्वयं कोशिश करेगा, या फिर गेंद को ऐसे धरती पर मारेगा खुद, जब वो नीचे जाएगी ऊपर उछलेगी उसे ऐसे कैच करेगा। इस माध्यम से गेंद से बच्चा जब अलग अलग एक्टिविटी कर रहा है, अलग अलग गेम खेलने की कोशिश कर रहा है, तो वही चीज़ें सृजनात्मकता। आई होप समझ आ गई होगी। एक सिंपल लैंग्वेज से मैंने, एक सिंपल एग्जाम्पल से मैंने समझाने की कोशिश की जिससे कि आपको समझ आ जाए। तो इससे बेस्ट कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। अब अगर मैंने एक छोटे बालक को मैंगो दिया खाने के लिए, आम खा के दिखाओ या फिर कुछ भी, वो यहाँ पे अलग अलग एक्टिविटी कर रहा है। आम के साथ में वह आम या तो ऊपर से छील के ऐसे ही जो है पूरा आम है ऊपर से छील लिया उसने, है ना, फिर ऐसे जो है पीस कर करके खा रहा है। कुछ ऐसे होते हैं कि ऐसे हाथों से इसे जो है नाखूनों से ऐसे उतार देते हैं तब खा। कुछ ऐसे होते हैं ये सब पूरा मैंगो है, आम है, उसे ऐसे थोड़ा सा ऊपर से काटा, ऐसे मुंह में चूसते हैं, ऐसे खाते हैं। सबकी अलग अलग अपनी एक्टिविटी होती है। तो वही चीज़ें सृजनात्मकता, जब हम अलग अलग तरीके से एक ही चीज़ को कर सकते हैं। चलिए, एक शिक्षक कुछ लिखित सामग्री का एवं सब्जियों और फलों की तस्वीरों का प्रयोग करते हुए अपने छात्रों से चर्चा करता है। विद्यार्थी इस परिचर्चा को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए पोषण का संप्रत्यय सीखते हैं। यह उपागम निम्न में से किस पर डिपेंड है? शास्त्रीय अनुकूलन अधिगम पर है, पुनर्बलन के सिद्धांत पर है, क्रिया प्रसूत है, या फिर ज्ञान के निर्माण पर है। तो एक टीचर है, कुछ लिखित सामग्री का एवं सब्जी और फलों की तस्वीरों का प्रयोग। देखो एक टीचर है और यहाँ पे लिखित सामग्री और कुछ सब्जी है, फल है, उसकी तस्वीरों का यूज़ करता है। लिखी हुई सामग्री है, उसमें सब्जी है, फल है, उन तस्वीरों का यूज़ करता है और अपने छात्रों से चर्चा करता है। विद्यार्थी इस परिचर्चा को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए पोषण का संप्रत्यय सीखते हैं। यही तो यहाँ पर होगा, ज्ञान के निर्माण की ओर अग्रसर हो रहे हैं। देखो जो शास्त्रीय अनुकूलन अधिगम है तो पावलोव का है, और क्रिया प्रसूत अनुबंधन ये स्किनर का है। तो यहाँ पर मेनली ये ऑप्शन नहीं है। तो बच्चा यहाँ पे जो टीचर्स हैं इन बच्चों को कैसा ज्ञान करा रहे हैं, इनके ज्ञान की निर्माण की ओर अग्रसर कर रहे हैं कि कुछ लिखी हुई सामग्री और फिर इसमें सब्जी फल इनकी तस्वीर दिखाते हैं, फिर चर्चा करते हैं कि इनसे हमें पोषण प्राप्त होता है ना, टीचर्स कहते हैं। तो यहाँ से फिर इसी आधार पर हमें कि क्यों होता है, क्योंकि ये चीज़ हमारे लिए, ये हमें स्वस्थ रखती है। हम खाते हैं, फल हैं, फ्रूट्स हैं, हम इन्हें खाते हैं, सब्जियाँ खाना खाते हैं, हरी सब्जियाँ खाते हैं, तभी तो हम स्वस्थ रहते हैं। अगर नहीं खाएंगे, पोषण नहीं मिलेगा तो हम बीमार हो जाएंगे।
तो यहीं पर इस बच्चे को कहते हैं कि घर पे जाना और कहना कि मुझे जो है फ्रूट्स ला के दो भैया, आप अच्छी अच्छी हरी सब्जियाँ खिलाओ, फिर आप देखना अपने स्वास्थ्य को कैसे दमदार आप लोग एकदम यहाँ पे फिट रहेंगे। ठीक है, बच्चों को कह रहे हैं टीचर्स लोग। तो जब बच्चे खुद एक्टिविटी करेंगे घर पे, आज तो भाई पापा को जाके कहना ही है आज तो मुझे चाहिए यहाँ पे फ्रूट्स चाहिए, मुझे यहाँ पे मुझे भाई बनाना दो या फिर मुझे जो है पपाया दो, कुछ भी दो मुझे, लेकिन मुझे फ्रूट्स चाहिए, मुझे स्वस्थ रहना है, बढ़िया पोषण पालन पोषण अच्छा होना चाहिए मेरा, मुझे अच्छी जो है पौष्टिक आहार अच्छा पोषण मिलना चाहिए। तो बच्चे के ज्ञान के निर्माण की ओर अग्रसर कर रहे हैं टीचर इस तरह से। चलिए नेक्स्ट है, देखो सूजा को पूरा यकीन है कि वह गणित की आगामी परीक्षा में पिछली बार की तरह ही असफल होगी और इसलिए उसने उस विषय में मेहनत करनी छोड़ दी है। वैसे भी उसकी शिक्षिका को उसने मद अपेक्षाएं ही है। तो इससे आप सृजा के बारे में क्या अनुमान लगा सकते हैं? वह आलसी और बहाने बनाती रहती है, अधिगम असाध्यता का अनुभव कर रही है, वह पलायनवादी प्रवृत्ति की है, वह एक विवेकपूर्ण निर्णय लेने की विद्यार्थी है। एक लड़की है जिसका नाम है सृजा, सृजा है सूजा है, ठीक है भाई क्या क्या नाम है, क्या बात है। एक नाम है, एक लड़की है सृजा, इसका नाम है, और गणित की आगामी परीक्षा में पिछली बार की तरह असफल हुई। गणित में अच्छे मार्क्स नहीं आए, असफल हो गई, फेल हो गई, जो भी कह सकते हैं। तो उसने उस विषय में मेहनत करनी छोड़ दी। देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि अगर वह बार बार उस विषय में या फिर बार बार अगर हम बार बार सीटेट का यहाँ पे जो है एग्ज़ाम देते हैं और हमसे बार बार फिर भी नहीं हो रहा, कभी 2 नंबर से रह गए, 3 नंबर से, 1 नंबर से, भाई पता चला कि हमने 10 बार दे लिया। कुछ होते हैं ऐसे हैं, ऐसे नहीं कि बहुत कम लोग, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ आप एक बार ही निकाल दोगे, ऐसा भी नहीं है कि आपसे नहीं होगा और ऐसा भी नहीं है कि आप एकदम ही निकाल दोगे, सारी चीज़ें रहती हैं। तो यहीं पर है, मानो कि अगर आप लोग सीटेट का फॉर्म भरते हैं, मानो आप 10 बार फेल हो गए, तो फिर आप भी ना उससे भाई ऊब भी जाओगे और आप क्या होगे, बिल्कुल पूरी तरह से आप टूट जाओगे। यहाँ पे आप मोटिवेट नहीं रहोगे, आप बिल्कुल आपके अंदर की क्षमता खत्म हो जाएगी। आप कहेंगे मुझे देना ही नहीं, भाड़ में जाए सीटेट, मुझे नहीं लेनी नौकरी भैया, मैं तो कहीं जाके जो है वैसा प्राइवेट वर्क कर लूँगी, लेकिन मुझे सीटेट ही नहीं देना जब मुझसे हो ही नहीं रहा। होता है ऐसे। यहीं पे ये लड़की है सृजा, बार बार मैथ में असफल होती है, फेल होती है, अच्छे अंक नहीं ला पाती। एक टाइम आता है कहती है भाड़ में जाए मैथ, मुझे नहीं पढ़ना, रखो एक तरफ इसको उठा के ठीक है। तो इस तरह के जो बालक होंगे उनमें क्या होगा, अधिगम असाध्यता का अनुभव कर रही है। भैया वो पूर्ण रूप से टूट चुकी है और उसे मैथ ना बहुत बुरा लगता है सब्जेक्ट, मैथ जाए भाड़ में, इसे नहीं पढ़ना, तो उसने छोड़ दिया, बस मैं पढ़ूंगी नहीं इसे मैथ को आगे देखो यहाँ पे 8 क्वेश्चन है। अबीर की कक्षा में बच्चे शिक्षक और सहपाठियों के साथ विविध प्रकार के चुनौतीपूर्ण क्रियाकलापों में भाग लेते हैं और मिलजुल कर ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार की कक्षा क्या कहलाती है? सामाजिक संरचनावादी है, व्यक्तिक संरचनावादी, परंपरागत कक्षा है, बहुभाषी कक्षा है। अबीर की कक्षा में बच्चे, अबीर यहाँ पे टीचर है, उसकी कक्षा में बच्चे शिक्षक और सहपाठियों के साथ में विविध प्रकार की चुनौतीपूर्ण क्रियाकलाप में भाग लेते हैं और मिलजुल कर ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार की कक्षा क्या कहलाती है? इस प्रकार की जो कक्षा होगी ना, वो यहाँ पे देखो बहुभाषी कक्षा वो होती है जब यहाँ पे काफ़ी भाषाओं का यूज़ हो रहा है, भिन्न भिन्न प्रकार की। परंपरागत कक्षा भी नहीं होगी। तो सामाजिक संरचनावादी है या फिर व्यक्तिक, तो ये भी नहीं है, यहाँ पर है सामाजिक संरचनावादी। ठीक है। तो अब एक अक्सम बच्चे हैं टीचर से सहपाठी, यानी कि पेरेंट्स भी है, बच्चों के पेरेंट्स भी हैं, उनको भी बुलाया हुआ है और बालक भी और टीचर भी है। तो सबका समूह है, पेरेंट्स भी सब मिलजुल कर ज्ञान का निर्माण कर रहे हैं। तो यह आपकी सामाजिक संरचनावादी के अंतर्गत आएगी। किसमें आएगी? सामाजिक अंतःवादी की। अगर ओनली बच्चे बच्चे ही यहाँ पे एक्टिविटी कर रहे हैं तो व्यक्तिक संरचनावादी आता है। अगर यहाँ पे बच्चे बच्चे इनका भाषाओं का ज्ञान, इनकी जो है लैंग्वेज का ज्ञान हो रहा है, ओके, यहाँ पे हम मिलजुल के ज्ञान का निर्माण नहीं, अगर भाषा का निर्माण करें तो बहुभाषी कक्षा होती। अब सामाजिक संरचनावादी इसलिए क्योंकि इसमें टीचर्स भी है और इसमें स्टूडेंट्स भी हैं और इसमें हमारे पेरेंट्स भी इंक्लूड हैं। इस वजह से यह एक सामाजिक संरचनावादी है, समूह बना के चीज़ों को निरंतर कर रहे हैं, सीख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेडागोगिकल स्टडी इज प्रपोज्ड बाय द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो इनमें से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय रणनीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा प्रस्तावित है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। एनईपी 2020 के अंतर्गत यहाँ पर ये क्वेश्चंस पूछा गया है। 4 ऑप्शन है, इसमें चूज करना है
कौन कौन से करेक्ट है? तो अन्वेक्षण आधारित अधिगम होना चाहिए, कथा वाचन, कथा कहानी स्टोरी के कविता के आधार पर पढ़ाई बच्चों को, वेधन तथा बार बार अभ्यास, बार बार अभ्यास। ये जो यहाँ पर शब्द है सीटेट के क्या है, ये अमान्य शब्द है, निगेटिव शब्द है सीटेट के। तो अगर आपको किसी भी ऑप्शन में दिखे कि बार बार क्या करो, बार बार उसी चीज़ का अभ्यास करो, रट्टाफिकेशन करते रहो बार बार उसी चीज़ को, या फिर यहाँ पर रटना, तो ये जो यहाँ पर शब्द है सारे ये आपके निगेटिविटी दर्शा रहे हैं, तो ये सीटेट के लिए अमान्य है। इसलिए थर्ड ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। चर्चा, हाँ चर्चा तो बेस्ट है, चर्चा तो भाई NEP जो 2020 यहाँ पर है, ये NEP 2020 जो रणनीति है क्या कहती है, बच्चों की चर्चाएं, सृजनात्मकता, तर्क वितर्क, वाद विवाद, इनके आधार पर सीखो। पॉसिबल है, बिल्कुल बेस्ट है ये तो। और भाई अगर समझ नहीं आ रहा तो स्टोरी कहानी के आधार पर बताओ, कविता के आधार पर बताओ, कथाएं सुनाओ बच्चों को, लेकिन सिखाओ बस। अन्वेक्षण आधारित है यहाँ पे, बेस्ट है एकदम। लेकिन वेदन और बार बार अभ्यास, ये आपका नहीं है कि बार बार अभ्यास उसी चीज़ को रट्टाफिकेशन। हाँ अभ्यास जरूरी है, लेकिन बार बार एक चीज़ को लिखित रूप से, ये नहीं कि बस इसे ऐसे ही रट लो हुबहू, अर्थ समझते अगर पढ़ रहे हैं बार बार तो वो चीज़ बेस्ट है। इसलिए फर्स्ट सेकंड और फोर राइट है, फर्स्ट सेकंड और फोर राइट है, फर्स्ट सेकंड और फोर राइट है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ओके चलिए नेक्स्ट देखो भाई, किसी समस्या के समाधान तक पहुंचने के लिए मिलती जुलती समस्याओं को उद्धृत करना क्या कहलाता है? अनुरूपता है, निगमन परीक्षण है, स्मृति सहायक विद्या है, साधन लक्ष्य विश्लेषण है। तो इस प्रकार यहाँ पे सही आंसर बताना है, क्या होगा? तो भैया किसी समस्या के समाधान तक पहुंचने के लिए मिलती जुलती समस्या को उद्धृत करना। देखो मानो कि यहाँ पे एक बालक है और यहाँ पे वो जो है मैथ्स में कोई सम से उसे सॉल्व कर रहा है, और आप सब जानते हैं कि मैथ में एक क्या होती है, आपकी प्रश्नावली होती है। एक क्या होती है? प्रश्नावली होती है। उसमें काफ़ी सारी प्रश्नावली होती है, एक प्रश्नावली एक ही रूल्स पर फॉलो होती है। किसमें 5 अगर क्वेश्चन है तो ये सभी एक ही रूल से फॉलो यहाँ पे हो जाएंगे। मानो कोई भिन्न के क्वेश्चन है, तो अगर हम उन्हें सिंपल तरीके से पढ़ा रहे तो उसका जो रूल है, बाकी जो सेकंड क्वेश्चन होगा वो भी ऐसे ही सॉल्व होगा। तो यहाँ पे किसी समस्या के समाधान तक पहुँचने के लिए मिलती जुलती समस्या को उद्धृत करना क्या कहलाएगा? तो यह चीज़ यहाँ पर क्या कहलाएगी? अनुरूपता। और अनुरूपता वह होती है कि अगर यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का ये रूल था तो भिन्न के जितने भी MCQ है इससे रिलेटेड उन सभी क्वेश्चन का रूल भी पहले क्वेश्चन के आधार पर ही होगा। तो जब हमने यहाँ पे भिन्न का पहला क्वेश्चन सॉल्व किया है तो उसी के आधार पर यह हमारा सेकंड क्वेश्चन भी होगा, और इसी के रूल्स को फॉलो करते हुए, इसी को देखते हुए हमें सेकंड क्वेश्चन का भी यहाँ पे, बस उसमें ओनली डिजिट यहाँ पे चेंज है, बाकी यहाँ पे सेम वही है। तो बस उस आधार पर हम अपने क्वेश्चन का आंसर गेट कर लेंगे, समस्या का निदान हो जाएगा। वह क्या है? अनुरूपता है। वही ये चीज़ अनुरूपता वही कहलाती है कि जो एक प्रश्नावली, एक क्वेश्चन हमारा एक रूल्स पर फिक्स होता है, और फिर उसी प्रश्नावली का सेकंड क्वेश्चन भी उसी रूल्स पर फिक्स है, तो बस डिजिट का फेरबदल है, बाकी रूल्स वही है, तो उसी आधार पर करिए समस्या सॉल्व। चलो नेक्स्ट देखो, बेहतर तरीके से पढ़ाते हैं जिससे समझ आए आपको। संकल्पनात्मक चित्रण नई संपत्तियों की समझ को किस प्रकार सुसाध्य करते हैं? जानकारी को संशोधित और सुव्यवस्थित करें, उप संपत्तियों को हटाएं, जानकारी को सामाजिक संदर्भ से पृथक करें, स्मरण करें, अति बल देकर। तो संकल्पनात्मक चित्रण नई संपत्तियों की समझ को किस प्रकार सुसाध्य करते हैं? मानो हम शिक्षण गतिविधि करा रहे हैं, तो बालकों को जब हम शिक्षण गतिविधि कराते हैं तो मेनली हम उन्हें चित्रों के आधार पर भी चीज़ों को समझाते हैं। जैसे ओबियसली हम छोटे छोटे बालकों को पढ़ाते हैं कि यहाँ पे ये क्या है, ऐसे अनार है, आ से आम, ये छोटी सी इमली है, उसके सामने हम आम का चित्र दिखाते हैं, अनार का चित्र दिखाते हैं, इमली का चित्र दिखाते हैं, इस तरह से उल्लू का चित्र दिखाते हैं, ऋषि का चित्र दिखाते हैं, सबके ही कबूतर का चित्र दिखाते हैं, सबका ही जो भी हम यहाँ पे उन्हें पढ़ाते हैं, बताते हैं। तो ये चीज़ है, जब हम चित्रण के आधार पर चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं तो उस जानकारी को बच्चे क्या संबोधित और सुव्यवस्थित कर रहे हैं, क्या संशोधित और क्या कर रहे हैं? सुव्यवस्थित कर रहे हैं। संशोधित और क्या कर रहे हैं? सुव्यवस्थित कर रहे हैं। भाई ये नहीं कि वह उसे हटा रहे हैं दिमाग से या फिर उसे अलग कर रहे हैं जानकारी। तो अलग, पृथक करना, हटाना, ये सभी सीटेट के अमान्य शब्द है। बल देना, स्मरण करना, रट्टाफिकेशन करना, बार बार बता रही हूँ, सीटेट के अमान्य शब्द है, निगेटिव शब्द है, इसलिए तीनों के तीनों ऑप्शन निगेटिव होंगे। सो बेस्ट पॉजिटिव आंसर ऑप्शन
फर्स्ट है कि बच्चे अपनी नॉलेज को बेस्ट बना रहे हैं और परिपक्व हो रहे हैं, और जैसे जैसे वो धीरे धीरे बड़े होते जाएंगे तो धीरे धीरे उनकी नॉलेज और परिपक्व होती जाएंगी और चीज़ों को अच्छे से समझते जाएंगे। अभी अगर वो चीज़ों को मूर्त तरीके से देखकर सीख रहे हैं तो एक टाइम ऐसा भी आएगा कि वो अमूर्त तरीके से भी सीखेंगे चीज़ें। ओके, बच्चों द्वारा अधिगम प्रक्रिया के दौरान की जाने वाली त्रुटियां किस ओर संकेत करती हैं? अधिक वेधन एवं अभ्यास की आवश्यकता है। अधिगम के लिए स्थिर संज्ञानात्मक अयोग्यता है। बच्चों और वयस्कों के चिंतन में गुणात्मक भिन्नता है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर आनुवांशिकता के प्रभाव है। तो यहाँ पे बताना है सही आंसर क्या होगा भैया। तो बच्चों द्वारा अधिगम प्रक्रिया के दौरान की जाने वाली जो त्रुटियाँ, देखो बच्चे हैं जो कुछ ना कुछ सीख रहे हैं यहाँ पे, और उसे उसमें त्रुटि अगर हो रही है तो वह किस ओर संकेत है? तो ये नहीं कि वेधन है, अभ्यास की आवश्यकता है, या फिर वयस्कों के चिंतन में गुणात्मक भिन्नता है, या फिर आनुवांशिकता का प्रभाव है, स्थिर संज्ञानात्मक है, नहीं। बच्चों और वयस्कों के चिंतन में गुणात्मक। देखो बच्चों द्वारा अधिगम प्रक्रिया के दौरान होने वाली त्रुटि किस ओर संकेत करती है? सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। बालक है भैया, एक यहाँ पे बालक है 5 साल का या 6 साल का, 7 साल का, और यहाँ पे एक वयस्क है जो कि आपका 30, 35, 40 साल का है ना। एक वयस्क व्यक्ति है और एक यहाँ पे बालक है। तो बालक अपने आधार पर अपने अनुसार चीज़ों को बताएगा, समझाएगा और करेगा। वो चाहे त्रुटि कर रहा है, चाहे सीख रहा है, कुछ भी कर रहा है। भाई जो वयस्क हैं वो तो परिपक्व हो चुके हैं, है ना। तो बच्चे और वयस्कों के चिंतन में दोनों में क्या है? गुणात्मक भिन्नता, एक भिन्नता है। बच्चे अपने अनुसार क्वेश्चंस का आंसर गेट करेंगे, और जो वयस्क है भाई उन्हें तो पता है क्योंकि परिपक्व है। और जैसे ही बच्चे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, परिपक्व हो जाएंगे, तो फिर वो भी ऐसे ही उस माध्यम से करेंगे। तो इस वजह से बच्चों की त्रुटियों को भी हमें ये नहीं कि हमें इनकी त्रुटियों को एक ऐसे सजा दंड के रूप में लो, नहीं, सीखने के रूप में लो इनकी त्रुटि को भी। और बच्चे और जो वयस्क होते हैं इनके बीच में चिंतन के लिए गुणात्मक भिन्नता पाई जाती है। ये क्वेश्चन बहुत बेस्ट क्वेश्चन है एकदम, और ये क्वेश्चन स्पेशली बनता है एग्जाम में। चलो नेक्स्ट देखो 13 क्वेश्चन है। एक अध्यापिका में यह योग्यता होना बहुत जरूरी है कि वह खुद को विद्यार्थियों के स्थान पर रखकर यह फील कर सके कि वो क्या महसूस कर रहे हैं। तो यह योग्यता क्या कहलाएगी? सहानुभूति, तदानुभूति, उदासीनता या फिर ग्लानि है। तो एक अध्यापिका, एक टीचर की यह एबिलिटी होनी चाहिए कि वह खुद को स्टूडेंट्स के विपरीत स्थान पर रख के यह फील करे कि हाँ यह फील करे कि यह योग्यता क्या कहलाएगी कि हाँ भाई अगर मैं यहाँ पे बालक की जगह हूँ तो मैं कैसा फील कर सकूँगा। तो ये है एक एबिलिटी होनी चाहिए सभी टीचर में। तो यह यहाँ पर क्या होगी? देखो सहानुभूति नहीं, यह होगी तदानुभूति। टीचर्स की बात हो रही है भाई। जब टीचर्स हैं, जब एक अध्यापिका, अब बच्चे हैं, अब बच्चे अगर त्रुटि कर रहे हैं और टीचर है जो कि उसे बुरी तरह से पीट रही है, तो भाई ऐसा नहीं करना है। तुम खुद तुम उस बच्चे के स्थान पर अपने आप को रख के देखो, महसूस करो, फील करो, फिर कहो कि हाँ ये कितना छोटा बच्चा है, अभी इससे गलती होगी, और अगर इसकी जगह मुझे पीटा जाता तो मुझे कैसा लगता। इसलिए कहते हैं कि बच्चों को ज़्यादा दंड नहीं देना है और ना पीटना है, उसे प्यार से समझाइए। स्टोरी के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से सिखाने की कोशिश करो, खोजबीन के माध्यम से, खेलों के माध्यम से, लेकिन पीटना नहीं है, बच्चे को दंड नहीं देना है। खुद अपने स्थान पर, खुद बच्चों के स्थान पर अपने आप को रख के देखो, पता चल जाएगा। और तुम उस स्टेज में गए भी तो थे, लेकिन भूल जाते हो जैसे ही तुम बड़े हो जाते हो, होता है कि नहीं होता है। तो ये है एबिलिटी सभी टीचर्स में होनी चाहिए, और जब टीचर्स ऐसे बच्चों के स्थान पर अपने आप को रखेंगे, फील करेंगे, तो वह चीज़ तदानुभूति कहलाएगी। चलो आई होप आपको समझ आ रहा होगा जो मैं पढ़ा रही हूँ, आशा करती हूँ। एक ऐसी स्थिति में जहाँ परिणाम अनिश्चित हो लेकिन ध्यान असफलता पर हो, तब बच्चे को क्या भाव फील होगा? ओ भय, दुश्चिंता है, क्रोध है, श्रम। देखो एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर परिणाम अनिश्चित हो लेकिन ध्यान असफलता पर हो। कभी कभी ऐसा होता है कि बालक मानो कि यहाँ पे एग्ज़ाम देगा, है ना। अब आप ही देखो, आप सीटेट का पेपर देंगे, आपने फॉर्म जो है फिलअप करोगे, जब आएगा देन फिर आप सीटेट का पेपर दोगे, तो एक ऐसी स्थिति बनेगी आपके मन में कि परिणाम अनिश्चित है। आप खुद ही सोच रहे हैं कि मुझसे नहीं होगा, बहुत हार्ड है, क्या करूँ, मैथ मुझसे आता नहीं, सीढ़ी भी मेरी समझ नहीं आती, यही वैसे मेरे दिमाग के ऊपर को निकलता है, हम मैं करूँ तो क्या करूँ, मुझसे नहीं होगा। जब हम ये सोच लेते हैं ना अपने मन में कि नहीं भाई मैं नहीं होगा यहाँ पे पास, जब हमने खुद ही अपने अंदर की है चीज़ धारणा बना ली ना कि भाई नहीं होगा मुझसे पास होगा ही नहीं,
खुद ही कह रहे हैं हम अपने आप ही, और कोई नहीं, खुद कह रहे हैं भाई मुझसे शायद है कि हो ही नहीं पाएगा ये, ठीक है। तो फिर वह क्या है, दुश्चिंता कहलाएगी। क्या कहलाएगी, वह दुश्चिंता कहलाएगी। जब हम खुद अपने मन में यह निर्णय बना लेते हैं कि मुझसे नहीं हो पाएगा, तो यह यहाँ पे दुश्चिंता होता है। बहुत बच्चों के साथ होता है, छोटे बालक है, अगर वो ये सोच लेते हैं ना कि नहीं मुझसे गणित पढ़ा नहीं जाता, ना मुझसे गणित पढ़ूंगी मैं, ना पढ़ूंगा मैं, जाओ भाड़ में जाओ, कर लो क्या करो, ना मुझसे होगा, तो ये क्या है, दुश्चिंता है। ठीक है। ऐसे जैसे कोई बालक है, क्या खुद ही कह रहा है कि मुझसे सीटेट क्लियर ही नहीं होगा भाई, जब मुझसे ही पढ़ाई नहीं जा रहा, पेडागोगी मेरी समझ नहीं आ रही, मैथ्स मुझसे होता नहीं, ईवीएस मेरे दिमाग से निकलता है, हिंदी मुझे पढ़ने नहीं आती, जो भी है मन में जो चल रहा है, फिर क्या, फिर थोड़ा ही ना हो जाएगा पास। तो जब बच्चा खुद अपने मन की ऐसी धारणा बना लेता है, वो दुश्चिंता कहलाता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखो 15 क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी तकनीक अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता को नहीं बढ़ाएगी? तो इनमें से कौन सी तकनीक है जो कि अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता को नहीं बढ़ाएगी? जानकारी को प्रस्तुत करने के विविध तरीके अपनाकर, मतों को अभिव्यक्त करने के विविध विकल्प देकर, अधिगम के आकलन हेतु विविध तरीके लगाकर, बच्चों को विविध तरीकों से नामीकरण करके। तो इनमें से कौन सी तकनीक अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता को नहीं बढ़ाएगी? जानकारी को प्रस्तुत करने के विविध तरीके अगर हम देंगे बच्चों को, तो यहाँ तो बेस्ट होगा। मानो कि हम बालकों को एक्टिविटी करा रहे हैं, कुछ टेक्निकल के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, तो कौन सी क्वालिटी नहीं अपनानी चाहिए बच्चों को कुछ सिखाते वक्त? तो मतों को विवेक करें और विविध विकल्प देकर। बिल्कुल देखो भाई, क्लास में व्यक्तिगत भिन्नता बनी रहती है, तो उसी आधार पर बच्चों को पढ़ाना है। अधिगम सिखाने के हमें अलग अलग यहाँ पे विविध तरीके अपनाने हैं, लेकिन बच्चों को विविध तरीके से नामीकरण करके, ये यहाँ पे गलत होगा डी ऑप्शन। क्यों? मानो कि क्लास में राम, सीता, गीता, रीता, मीना, सानू, फानू जो भी है भाई, है ना, और आप फिर अपनी क्लास में खड़े होकर कहते हैं हाँ सीता उसके इतने अंक आए, बहुत होशियार है, गीता तुम ठप हो, तुमसे कुछ नहीं होता। तुम बच्चों के सामने बच्चों की क्या कर रहे हो, तुलना कर रहे हो और उन्हें ऐसा दर्शा रहे हो सबके सामने। तो बच्चे क्या होंगे, तुम्हें मन मन गाली तो देंगे, ये भी सोचेंगे कि ऐसा मन कर रहा है कि टीचर्स के ऐसे मारे ना दर से फांक के चप्पल ही। भाई बच्चे हैं, कुछ भी सोचते हैं, देखो ठीक है। ओके, थोड़ा हंस लो, ये मत कहना है मैम क्या बता रही है। होते हैं भैया, अगर आप बच्चों को पीट के दिखाओ, जब आप टीचर बन जाओगे ना, आप बच्चों को पीट के दिखाओ, देखो तुम्हें ऐसे मनी मन गाली दोगे ना कि पक्का तुम जाओगे ना, पक्का एक्सीडेंट करवाएंगे तुम्हारा। क्लियर है? बहुत गालियाँ मिलती है भाई टीचर्स लोगों को, अगर थोड़ा सा भी बच्चों को पीट देते हैं ना, तो गाली इतनी ज़्यादा मिलती है ना, बहुत ही। तो अगर हम बच्चों को विविध तरीके से पूरी क्लास में खड़े होकर उनका नामीकरण करेंगे, तुलना के आधार पर हम उनका जो है उनके बारे में बताएंगे कि हाँ ये कुछ नहीं है, ये पढ़ने में अव्वल नहीं है, कुछ नहीं, और एक बच्चे की पूरी तारीफ कर रहे हैं, बच्चे को हम बेकार बता रहे हैं, तो इस तरह बच्चे आपस में क्या होंगे, आपस में एक तो क्रोधित भी आएगा, उन्हें गुस्सा भी आएगा, और पता चलेगा कि जाने दो टीचर्स को, और इसके ज़्यादा आए ना लेके इसकी पिटाई करेंगे छीन के से किसी को भी, है ना। तो ऐसा होता है। चलो, आई होप 15 क्वेश्चन समझ आए भाई। तो लास्ट यहाँ पे यही क्वेरी रहती है, लाइक शेयर एंड